यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का UPPCS का यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। DIS का UPPCS का टेस्ट यहाँ पर टेस्ट नंबर ये 9 है, ठीक है। 9 नंबर टेस्ट है। यहाँ पर आपका लिखा भी होगा, इसमें ये लिखा हुआ है T9, है ना, T9। तो टेस्ट नंबर 9 है और 2026 के लिए यहाँ पर UPPCS का भी एग्जाम होना है प्रीलिम्स का, उसको लेकर के यहाँ पर टेस्ट लीजिए, राइट। इसको देखो आप यहाँ पर प्रीलिम्स का कर रहे हो जैसे कि ये टेस्ट, और यहाँ पर मैंने साथ में स्टार्ट किया मेंस का आंसर राइटिंग करना। तो आपको साथ में मेंस के कम से कम 3 से 4 आंसर आपको रोज लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास PCS को लेकर के टाइम है, करीब 4-5 मंथ का पूरा समय है, ठीक है। इसमें आप 2 मंथ अगर आंसर राइटिंग को भी देते हो, यानी कि पूरा 2 मंथ आपको देना है। आप जैसे कि आंसर राइटिंग कम से कम 3 से 4 करोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे इसको देना है, ठीक है। उसके बाद जो बचा टाइम 6 घंटे आप प्रीलिम्स वाले को सिलेबस को दे सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको चीज़ें करना है। तो आंसर राइटिंग हमने स्टार्ट भी की है, चैनल पर देख सकते हो, आंसर राइटिंग यहाँ पर कराई भी गई है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख के डिपॉजिट कर सकते हो, या आप जो तरीके मैंने बताया उस टाइप से अपना लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो करीब यहाँ पर 2 टेस्ट मैंने करा दिए 4-4 क्वेश्चन के। आते हैं यहाँ से, देखो हम लोग ने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है यहाँ पर DIS का, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 कहने मतलब 77 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। 1 से 76 तक क्वेश्चन हो गए ऑलरेडी। आते क्वेश्चन नंबर 77 से देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है कि यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 77 में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर युद्ध में सफलता के बाद 1765 में बंगाल का जो शासन क्या किया था, लागू किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, जबकि भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ये बात करो तो जाएगी सेकंड। आज है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से वाक्य का संबंध किस एक से है। निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से यहाँ पर होगा। आंसर हो जाएगा 78 का सी, लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 और भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय जो गवर्नर जनरल था, उसने एक बार कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं करना, ठीक है। आंसर क्या होगा सी, 78 का करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 79 नंबर। नंबर क्वेश्चन यहां से, अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच यहाँ पर हुई थी। आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा यहां से, ये हुई थी करेक्ट आंसर रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, इसका आंसर होगा। अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी, ठीक है। इस संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज की दक्षिणी सीमा मान लिया गया था और रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं 80 नंबर। 80 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी। 4 बातें हैं। सही कालक्रम के अनुसार हम इसको सेट करेंगे तो क्या होगा। देखो सही कालक्रम करेंगे तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ठीक है। तो दूसरा, उसके बाद चौथा भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931, ठीक है, चौथा, राइट। और उसके बाद पहला पूना समझौता कब हुआ था, 1932। 3241 80 का सही आंसर है बी। 81 नंबर है, नीचे दिए गए प्रारंभिक कथन और कारण। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। पहला क्या होगा, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता से प्रदान की थी, ये सुदृढ़ता प्रदान की थी। दोनों बातें यहाँ से सही है। 81 का दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों दूसरे की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दीवानी फौजदारी कचहरी के संबंध में ये न्याय के प्रदान की यहाँ पर बात कर रहे थे, और यहाँ पर ये वॉरेन हेस्टिंग ने कॉर्नवालिस सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। कचहरी के जो श्रेणी गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी सुदृढ़ता और आराम करने की बात कर रहे थे। 81 का आंसर डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 82 82 नंबर है। निम्नलिखित में से निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं की थी। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर सी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, सी यहाँ से सही आंसर होगा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1932 में बंबई में की गई थी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 83, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन। प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर कौन थे,
आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1947 1947 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीवी गिरी आदि नेताओं द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे क्वेश्चन 84 है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की थी सैंडलर कमीशन, इसका सही आंसर होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु 1917 में सर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी, और जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जानते थे। इसने महिला शिक्षा के लिए और महिला शिक्षा के प्रसार को लेकर के बोर्ड बनाने की सिफारिश भी की थी, और इसी आयोग ने सिफारिश पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी थी। 84 का सी करेक्ट है। 85 नंबर है, अभिकथन है कारण आर। वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया था। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड है, ब्रिटेन में साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें जो है बिछाई गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा था पहली तार लाइन की बात करो, यहाँ पर इसने रेल लाइन की बात कर दी। बात दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर क्या होगा? 85 का सी करेक्ट आंसर है। 86 नंबर है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर सही क्रम से लगाएंगे तो पहला आएगा जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707। ठीक है, उसके बाद पहला आएगा बीजापुर का युद्ध, कब हुआ था? जनवरी 1709, और उसके बाद ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 87 अभिकथन है कारण आर। भारत से भारतीय वस्त्र निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी इसकी, क्योंकि भारत में भारतीय वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता था, और डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात को अधिक बदल लिया था, और माल के स्तर के बनाने के रखने के तथा उच्च कोटि के माल की सप्लाई को रोकने के लिए डचों ने कासिम बाजार में रेशम का चक्री का उद्योग स्थापित किया था। 87 का डी करेक्ट है। 88 नंबर आते हैं 88, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत जो 88 का ये हो जाएगा यहाँ से। एक तो ये अधिवेशन 1929 में हुआ था, पहली बात तो करेक्ट है, क्योंकि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बुलंद की गई थी। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन पूछे गलत कौन सा होगा, तो कोई गलत नहीं है 88 में। 89 89, इनमें से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सही नहीं बताता है? सही नहीं है। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1909 में प्रदान किया गया था, 19 में नहीं। ठीक है, और वर्ष 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था। राइट, यहाँ से डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगीज क्षेत्रों गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट, ऑपरेशन विजय सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 91, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी? खालसा की स्थापना की थी किसने? करेक्ट आंसर होगा 91 का गुरु गोविंद सिंह सही आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी, और प्रथम 5 जो दीक्षित सदस्य थे उनको पंच प्यारे मतलब 5 प्रिय कहा जाता था। अर्जुन देव 5वें गुरु ने यहाँ पर आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और गुरु नानक पहले गुरु थे। ठीक है, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इनको शहीद किया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 91 का सी करेक्ट है। 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, COP30 में घोषित नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस के संबंध में विचार करना है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जलवायु वित्त के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण को कार्यक्रम आधारित निवेश दृष्टिकोण में परिवर्तित करना होगा। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है। सेकंड, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड
GCF के माध्यम से समन्वित एक देश नेतृत्व वाली पहल होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर यहाँ पर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस का उद्देश्य यहाँ पर जो खंडित परियोजना है आधारित यहाँ पर वित्त पोषण को हटकर उसके कार्यक्रम में आधारित बड़े पैमाने पर निवेश दृष्टिकोण की ओर बढ़ना, और ये एक देश संचालित पहलों की जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे तंत्रों के माध्यम से संबंधित एवं संचालित होती है। 92 का सी करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 में प्रारंभ किया गया वंदे मातरम स्मरणोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 93 का स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 150 वर्ष वंदे मातरम स्मरणोत्सव नवंबर 2025 से नवंबर 26, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। उनकी उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित हुआ था और 2025 में इसका रचना 150 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड बात है, इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को पूर्ण रूप से किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी, 1882 में प्रकाशित हुआ था, और क्योंकि और इसे पहली बार 1886 में 96 में है ना, 1886 ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गया था, और यह कथन स्वयं रूप से सही है, परंतु संबंध में यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किससे संबंधित है। देखो, ये संबंधित अगर पूछा है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा। अगर यहाँ पर पूछा था कि स्टेटमेंट दोनों कौन से करेक्ट हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 में प्रारंभ किया गया वंदे मातरम इनमें से किससे संबंधित है, तो इस बात से संबंधित होगा, इससे संबंधित नहीं है, लेकिन बात ये करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर एक करेक्ट है। अगर ये नहीं बोलता कि किससे संबंधित है, ये बोलता है इसके बारे में विचार करना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, लेकिन मुख्य रूप से मानव शरीर को प्रभावित करता है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर प्रोटीन संश्लेषण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रिसिन एक अत्यंत विषैला जैविक जहर है जो अरंडी के बीज जो होते हैं उससे प्राप्त होता है, और ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करके कोशिकाओं को नष्ट करता है। रिसिन राइबोसोम विशेष रूप से यूकैरियोटिक राइबोसोम की 608 उप इकाई होती हैं और उनको निष्क्रिय कर देता है, जिससे राइबोसोम नए प्रोटीन नहीं बना पाता है और अंततः कोशिका की मृत्यु हो जाती है, और मुख्य रूप से व्यक्तिगत लिपिड चयापचय या कोशिका झिल्ली के परिवहन को लक्षित नहीं करता है। आंसर 94 का भी करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के बारे में भारत 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक के रूप में विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल है? 95 का आंसर हो जाएगा, ये शामिल है चरम मौसम प्रभावित जनसंख्या, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 ये जर्मन भाषा द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अनुसार भारत ने 2024 में अत्यधिक मौसमी घटना जैसे कि बाढ़, चक्रवात, हीट वेव, ठीक है, आदि से प्रभावित लोगों को संख्या के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, और भारत की बड़ी जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति उसे जलवायु खतरों के प्रति बड़ी संख्या में लोगों के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। 95 सी करेक्ट आंसर। 96 भारत की किशोर न्याय प्रणाली के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? किशोर जो बालक है, न्याय बालक, उनकी देखभाल का संरक्षण अधिनियम 2015 ने 2000 के अधिनियम का स्थान लिया है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, 2015 में अधिनियम के अंतर्गत जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर वयस्क के समान मुकदमा चलाया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, 2025 में प्रारंभ किया गया नई चेतना 4.2 किससे संबंधित है? 4.0 किससे संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है लैंगिक आधारित हिंसा के विरुद्ध तथा महिला के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रव्यापी जो अभियान है उससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नई चेतना 4.0 जो है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में संचालित 15 दिवसीय गहन जागरूकता का अभियान है, और यह महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकान दुरुपयोग को लेकर के सहित यहाँ पर लिंग आधारित जो हिंसा है उसको लड़ने के लिए केंद्रित होगा, बी करेक्ट है। 98 नंबर है, केरल के 2025 में अत्यधिक गरीबी समाप्त करने को वाला भारत का प्रथम राज्य बनने को लेकर संबंध में कौन सा सही होगा? केरल ने इसे कुटुंबश्री मिशन एवं लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया है,
98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केरल ने अपने कुटुंबश्री मिशन, मतलब बोल सकते हो पड़ोस महिला समूह का माइक्रो फाइनेंस एवं स्वयं सहायता समूह, एक तरह से इसको बोलते हैं कुटुंबश्री मिशन, ठीक है। इसके साथ लक्षित कल्याण कार्यक्रम में माध्यम से मुक्ता चरम गरीबी उन्मूलन प्राप्त किया है, ठीक है। सेकेंड बात है, केरल का मानव विकास सूचकांक HDI भारत का सभी राज्यों में सर्वाधिक होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक साक्षरता दर, स्वास्थ्य संकेतक और सामाजिक संरचना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 99 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्याय वितरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है? आंसर 99 का हो जाएगा कर्नाटका, इसका सही आंसर होगा। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2024-25 टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित, उसके अनुसार भारत में न्याय प्रदान करने के लिए कर्नाटक को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य के रूप में स्थान दिया है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे मापदंड पर राज्यों का मूल्यांकन करती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात विभिन्न संस्करण को अलग अलग स्थान पर रहती है। आंसर 99 का बी। क्वेश्चन 100 है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के बारे में विचार करना है। इसे क्वाक्वेरेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, सही बात है पहली, क्योंकि यहाँ पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ब्रिटिश उच्च शिक्षा कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। और 2026 में क्यूएस रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी बॉम्बे को पीछे छोड़कर भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। और क्यूएस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में क्षेत्रीय दोनों रैंकिंग पर प्रकाशित करता है। 100 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 बिरसा 101 क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी नवंबर 2025 का लक्ष्य किस रोग के उपचार में संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर, ये सिकल सेल रोग को लेकर के होगा, बी 101 का आंसर होगा। बिरसा 101 भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर Cas9 आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी है, जिसे क्रिस्पर IGIB जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान ने विकसित किया है। इसे विशेष रूप से किस सिकल सेल रोग के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है? जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाले HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इन थेरेपी का नाम बिरसा आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया था, क्योंकि SCD भारत में आदिवासी समुदाय को समानुपातिक रूप से प्रभावित करता है। 102 नंबर आते हैं। 102 है, नवंबर 2025 में भारत ने ड्रोन प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देते हुए रक्षा सहयोग के हेतु किस देश के साथ यहाँ पर समझौता अमेरिका पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल, करेक्ट आंसर है। नवंबर 2025 में भारत और इजराइल ने ड्रोन प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देते हुए रक्षा सहयोग से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिससे यहाँ पर मानव रहित हवाई प्रणाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण शामिल था। भारत इजराइल रक्षा संबंध दीर्घकालिक है और यहाँ पर इजराइल भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता में से एक होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो है इसका विस्फोट इथियोपिया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसे एरेटा एले या इथियोपिया के उसी स्विफ्ट जोन में एक नया विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट इथियोपिया में हुआ था और इथियोपिया में पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट जोन के साथ सक्रिय ज्वालामुखी है। अपार त्रिकोण में एरेटा एले विश्व का सबसे सक्रिय निरंतर विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी में से एक होगा, सी। क्वेश्चन 104 असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 के संबंध में विचार करना है। ये राज्य के सभी धार्मिक समुदाय बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से होगी इसकी, ये कुछ जनजातीय समूह को छूट प्रदान करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट होंगी। आंसर 104 का सी। 105 नंबर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होगा इसका? देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जो इसका बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र है, जिसे उष्णकटिबंधीय देशों को उनके यहाँ पर खड़े वनों के सफलतापूर्वक रखरखाव और सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष दीर्घकालिक भुगतान परिणाम आधारित वित्त प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वनों को काटने के बजाय उन्हें अक्षुण्ण रखने पर देशों के वित्तीय रूप में पुरस्कृत करने को लेकर संरक्षण प्रोत्साहन करता है। आंसर 105 का बी करेक्ट होगा। 106 नंबर है, इंडेक्स रिपोर्ट और यहाँ पर इसके प्रकाशक कौन कौन है देखते हैं।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026, ये क्या होगा? देखो CCPI 2026 जो है ये जर्मन वाच क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है ना, तो आपका जो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा ए नंबर में। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, इसका ये हो गया, ठीक है। तीसरा है एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जारी करता है, कौन? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा सही। चौथा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025, यूनिसेफ जारी करता है। तो आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए करेक्ट आंसर है। 107 नंबर है इंडेक्स और रिपोर्ट, यहाँ पर है भारत की रैंक क्या होगी इसमें? 107 में देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026, ठीक है, इसमें स्थान कौन सा होगा? इसमें जो है भारत में 23वें स्थान पर होगा, है ना, तो एक का सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 86वां स्थान है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें 63वां स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान होगा? इसमें जाएगा चौथा में, आपका 45वां स्थान है। करेक्ट आंसर 107 का सी करेक्ट है। 108 नंबर है WHO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचारना कौन सा सही होगा? वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में भारत का योगदान सर्वाधिक है, लगभग कितना? 26%। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही डेटा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में 2025 के अनुसार जो भारत वैश्विक टीबी बोझ को लगभग 26% हिस्सा वहन करता है, और इसमें ये विश्व भर में सर्वाधिक टीबी मामलों का देश बन जाता है। भारत की टीबी घटना दर वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से घट रही है, जो सघन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की गतिविधियों के कारण होगी। भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन है, हालांकि इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है, सी। 109 नंबर है भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, बी करेक्ट आंसर यहाँ से होगा, क्योंकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसे भारतीय संसद ने अगस्त 2023 में पारित किया था, ठीक है। भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, लेकिन नियम अधिनियम को लागू करने के लिए परिचालन ढांचा प्रदान करना होगा। 109 का बी। 110 नंबर है नौरादेही वन्यभ्यारण्य 2025 के भारत के तीसरा चीता आवास बनने को लेकर के विचार करना है। नौरादेही वन्यभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नौरादेही वन्यभ्यारण्य वास्तव में मध्य प्रदेश सागर, नरसिंहपुर और दामोह जिलों में फैला हुआ है, उसमें स्थित है, और इसे भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में नामित किया जा रहा है। चीता को भारत में आधिकारिक तौर पर 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जब 1947 में 1947 में कोरिया छत्तीसगढ़ में अंतिम 3 को मार गिराया था, यह मार दिया था, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता ने सितंबर 2022 में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों को पुनः प्रवेश कराया गया था। तो एक और दो बात करेक्ट है इसकी। 111 नंबर है कर्नाटक युद्ध के बारे में भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिबद्धता के संबंध में विचार करना है। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप के ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम था। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहला सही है, हाँ ठीक है पहला, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच वास्तव में यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध के 1740-48 के बीच में था विस्तार, वो था जिससे ब्रिटेन और फ्रांस को विरोधी पक्ष में थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763, कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसमें पेरिस की संधि 1763 के साथ समाप्त हुआ था, जिससे भारत की ब्रिटिश सर्वोच्चता जो थी उसकी पुष्टि और फ्रांस के पास केवल 5 व्यापारिक चौकियां ही रह गई थीं। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 112 नंबर है गवर्नर जनरल, और यहाँ पर इनकी नीति घटना कौन सी होगी, कौन सी मैच कर रही है, देखते हैं 112 को। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी आपको जो व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और लॉर्ड कैनिंग 1857 विद्रोह के बाद सत्ता का हस्तांतरण। 112 का एक करेक्ट है। 113 नंबर है 1857 के विद्रोह का दक्षिण भारत में अधिक प्रसार न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे?
पता होने के उन्हें कौन से कारण थे? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे सेनाओं का संरचना अलग थी इनकी, ठीक है, अलग थी, और उन्हें बंगाल में सेना की तरह आपत्तिजनक एनफील्ड कारतूस उसी प्रकार जारी नहीं किए गए थे। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, दक्षिण भारत में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति मजबूत थी। सेकेंड बात इसकी क्या होगी? गलत हो जाएगी, सेकेंड बात गलत है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत में ब्रिटिश सैन्य शक्ति उपस्थित मजबूत थी, इसलिए ये गलत हो जाएगी ना। आगे, नाना साहेब जैसे विद्रोही नेताओं को दक्षिण भारत में प्रभाव नहीं था और हैदराबाद के निजाम तथा अन्य नक्सली शासक अंग्रेजी के वफादार प्रति रहे थे। करेक्ट होगा 1, 3, 4 से ये आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 114 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है सुधारक और संगठन को लेकर के? सम्मिलित जो नहीं है ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज होगा 1875, न कि प्रार्थना समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी, ना कि प्रार्थना समाज की, और प्रार्थना समाज 1867 में की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है, बम्बई या बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और माधव गोविंद रानडे इसके प्रमुख नेता थे। तो यहाँ से क्या होगा? आंसर बी इसका गलत है। 115 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में विचार करना कौन सा सही नहीं है? यह अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, तो क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वास्तव में ब्रिटिश विरोधी देशी पत्रकारिता को दबाने के लिए यहाँ पर लॉर्ड लिटन द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सेकेंड बात है, इसे लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, उसने अपने सुधारों के तहत इसे अधिनियम को निरस्त कर दिया, और जिसमें भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गया था। चूंकि दोनों सत्य है, इसलिए यहाँ पर आंसर न तो 1 न ही 2, क्योंकि गलत पूछा था, तो कोई गलत नहीं है, यहाँ से दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। 116 नंबर है, अभिकथन है कारणा। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 जो है वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसी नई भर्तियां अपनाई थी। कारण देखते हैं, इस आंदोलन ने पहली बार व्यापक जनसमूह विशेषकर किसानों और मजदूर को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। यह बात करेक्ट है, सॉरी यह बात गलत है, करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः शहरी माध्यम में और वर्गीय और की ओर छात्र आंदोलन था। इस चरण में किसानों और मजदूरों को लेखनी रूप से लंबबंद नहीं किया गया था। किसानों को व्यापक लंबबंदी काफ़ी बाद में 1917 में गांधी आंदोलन के साथ हुई थी, ठीक है। तो 116 का सी। 117 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के संबंध में विचार करना है। ये गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में असहयोग प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। 117 का दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, खिलाफत आंदोलन ने इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। 1, 2, 3 आंसर यहाँ से डी। 118, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ था। 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, गांधी ने गोवलिया टैंक मैदान करो या मरो का नारा दिया था। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, आंदोलन का भूमिगत नेतृत्व मुख्यतः जयप्रकाश नारायण ने संभाला था। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है, ब्रिटिश सरकार ने 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया था। सभी एकदम सही यहाँ से, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों को 9 अगस्त 1942 को भोर से पहले ही लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंसर 1, 2, 3, 4 डी। 119 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। पहला है, क्रिप्स मिशन 1942 भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने में असफल रहा था। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को इसलिए स्वीकार कर दिया था क्योंकि उसमें युद्ध के बाद ही डोमिनेंट स्टेट्स का प्रस्ताव था, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को स्पष्ट गारंटी न होने का कारण अस्वीकार कर दिया था। ये बात भी करेक्ट है इसकी, ठीक है। आंसर क्या होगा? 19 का डी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 120, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सी बात गलत है यहाँ से? तो कैबिनेट मिशन पाकिस्तान में एक अलग राज्य की मांग स्वीकार कर ली गई थी। गलत हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946 में
पाकिस्तान को एक अलग राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, इसके स्थान पर इसने भारत को एकीकृत रखने के लिए 3 स्तरीय संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा था, भारत का संघ, रक्षा विदेश मामले पर और संचार को लेकर के। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के विभाजन 1947 के संबंध में विचार करने कौन सा सही नहीं है, इसमें 121 में कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना 3 जून योजना में 15 अगस्त 1947 को भारत में विभाजन तथा पाकिस्तान के गठन का प्रावधान था। यह बात इसकी गलत है, क्योंकि 3 जून योजना माउंटबेटन योजना ने भारत में पाकिस्तान के स्वतंत्रता के लिए अलग अलग तारीखों को निर्धारित की थी और भारत 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, न कि 15 अगस्त 1947 को। तो ये बात गलत हो जाएगी। आगे आते क्वेश्चन 122, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, पूना पैक्ट के बारे में सही वर्णन करता है। पहला देखते हैं, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी सांप्रदायिक पुरस्कार अगस्त 1932 में उसके विरुद्ध अनशन और अमरण अनशन पर बैठे थे, जिससे यहाँ पर दलित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल दिए गए थे। अम्बेडकर ने समान निर्वाचन मंडल में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने से कितना, 71 से 148 करवाने से, ठीक है, 71 से 148, ठीक है, ये कराने से पहले बदले उसे अलग निर्वाचक मंडल छोड़ने पर सहमति जता ली थी। बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 123, 123, अभिकथन कारण लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। सेकेंड, इस नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर और अवध सहित अनेक रियासतों में विलय कर दिए गए थे। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट नहीं होगी, सेकेंड गलत होनी चाहिए। हाँ, सेकेंड गलत होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवध को व्यपगत सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था, जबकि अवध को डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर मिलाया था, ना कि व्यपगत सिद्धांत के तहत। झांसी, सतारा, नागपुर व्यपगत सिद्धांत के तहत मिलाए गए थे, लेकिन अवध को नहीं। तो 1 सिर्फ करेक्ट होगा, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है, औद्योगिक औपनिवेशिक भारत में आदिवासी और किसान आंदोलन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। 1855-56 का संथाल विद्रोह हुल, साहूकार और ब्रिटिश प्रशासन के शोषण के विरुद्ध था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 124 का क्या होगा, करेक्ट होगा, पहली बात सही है। सेकेंड बात, मुंडा उलगुलन 1899 से 1900 तक इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तीसरा, महाराष्ट्र में डेक्कन दंगे मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध थे। चौथी बात है, बंगाल में 1859-60 के नील विद्रोह को दीनबंधु मित्र बिंदु के नाटक नील दर्पण में चित्रित किया गया था। चौथी बात भी करेक्ट है, आंसर यहां से सभी करेक्ट है। तो क्या होगा, डी करेक्ट है, चारों बातें। 125 बातें, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधारों के संबंध में महत्वपूर्ण अधिनियम को मिलान करना है। देखते हैं अधिनियम, और यहाँ पर इसके वर्ष कौन कौन सा होगा। पहला है सती प्रथा उन्मूलन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा सहमति की आयु अधिनियम 1891, शारदा अधिनियम 1929। करेक्ट आंसर 125 का ए करेक्ट है। A1, B2, C3 और D4 न्यूनतम विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 कर दी गई थी, ठीक है, शारदा अधिनियम। आगे आते क्वेश्चन 125, वेबल योजना में हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व देने वाली कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव था। पहला क्या होगा, 126 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वेबल योजना जून 1945 में जाति हिंदुओं और मुसलमानों की समान प्रतिनिधित्व वाली कार्यकारी परिषद की प्रस्ताव रखा गया था। अर्थात अन्य समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, सिख अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता था, और योजना सर्वांगीण समान प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं होती थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम समानता के बारे में थी, ठीक है, पहला सही है। सेकेंड बात है, शिमला सम्मेलन असफल हो गया था, क्योंकि जिन्ना ने यह मांग की थी कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए जाएंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी, दोनों बातें सही है, ठीक है। सही उत्तर पूछा है कौन सा होगा, पहला सही दूसरा सही है, तो रसगुल्ला कौन सा सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, कौन सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर सभी सही है, तो डी हो जाएगा, गलत यहाँ पर कोई नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन 127, 127 नंबर,
भारत की स्वतंत्रता की दिशा में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, ठीक है, और कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, और उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ से वेवेल योजना। अगला है इटली की घोषणा। तो क्या होगा इसमें, देखो इसमें सही होगा जो कार्यक्रम के अनुसार देखेंगे तो वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, मैच कर लेते हैं पहले आपका तीसरा आएगा वेवेल योजना, ठीक है। वेवेल योजना शिमला सम्मेलन 3 जुलाई 1945, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, तीसरा आ गया ना, उसके बाद आपका आएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, मार्च से जून के बीच 1946 इटली की घोषणा, 20 फरवरी 1947। इटली की घोषणा कब हुई थी, 20 फरवरी 1947। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4, फिर 1 आएगा आपका माउंटबेटन योजना। 3, 2, 4, 1 इसका आंसर होगा ए नंबर। 128 नंबर है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह के बारे में विचार करना है कौन सा सही नहीं है। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में प्रारंभ हुआ था। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि RIN विद्रोह, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RIN विद्रोह, वास्तव में 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे तलवार सिग्नल ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट में शुरू किया गया था। सेकेंड बात है, विद्रोहियों ने एक साथ कांग्रेस, मुस्लिम और लीग कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए थे। दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है, और साथ में प्रदर्शन किए थे जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था, और दोनों ऐतिहासिक रूप से सत्यापित थे। आंसर 128 का डी, क्योंकि कोई गलत नहीं है, गलत पूछा था, दोनों स्टेटमेंट सही है। 129 129 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस में प्रकाश सुनो के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है 129 में, आंसर हो जाएगा युगांतर बाल गंगाधर तिलक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि युगांतर बंगाली क्रांतिकारी पत्रिका 1906 की स्थापना और संपादन वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी, न कि तिलक ने। तिलक के समाचार पत्र केसरी और मराठा से जुड़े थे, दोनों पुणे से प्रकाशित होते थे। आंसर 129 का सी। 130 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में विचार करना है। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की स्थापना 1927 में ब्रुसेल्स में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, गदर पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ मिलकर भारत के लिए हथियार जुटाने का प्रयास किया था, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में भारत से निकल गए थे, जिसे ग्रेट एस्केप कहा जाता है, करेक्ट। चौथा, बर्लिन इंडिया कमेटी का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया गया था, चौथी बात भी करेक्ट है, आंसर डी सही है। 131 नंबर, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार थे। 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत रियासतों को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय पर भारत में सम्मिलित होना आवश्यक था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, हैदराबाद को सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में सम्मिलित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी, 131 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। आंसर 1, 2, 3 सभी करेक्ट है, डी आंसर होगा। 132 नंबर है, 1937 के प्रांतीय चुनाव भारत सरकार नियम 1935 के अंतर्गत के संबंध में विचार करना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 11 में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। यह बात गलत है, क्योंकि 1937 के चुनाव में आईएनसी ने 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं जीता था, उसे 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, और बाद में गठबंधन के माध्यम से 7 प्रांत सरकारें बनाई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा, गलत पूछा है, ए यहाँ से गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 133। औपनिवेशिक काल के दौरान दलित आंदोलनों के संबंध में विचार करना है कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। कौन सा गलत है, आंसर क्या होगा बताओ, देखते हैं। पहला, सावित्रीबाई फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी, पहली ही बात गलत है, क्योंकि सत्यशोधक समाज या सत्य अन्वेषक समाज की स्थापना सितंबर 1873 में ज्योतिबाराव फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबाराव फुले ने की थी, ठीक है, ना कि सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले एक अग्रणी महिला शिक्षाविद थी। उन्होंने
1848 में ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया था। आंसर गलत पूछा तो ए नंबर। 34 सूची और यहाँ पर नृत्य शैली दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं कौन कौन होगा देखते हैं। 34 में पहला मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपका हो जाएगा केरला, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी आपका हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सोचो, उसके बाद आपका होगा सभी सत्रिया, सत्रिया क्या होगा असम, सत्रिया असम में ही होगा शायद से, सत्रिया असम से ही है, ठीक है। इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव द्वारा बनाया गया था, जिसे 2000 में 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसमें नृत्य और नाट्य का मिश्रण होता है। करेक्ट आंसर 134 का ए करेक्ट है। 135 है गांधार और मथुरा कला शैली के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा इसमें। इस पर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत बार ये इस बार काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस ने भी क्वेश्चन इतने अच्छे से पूछा नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए इस टॉपिक से। आते हैं, ये मेंस का भी टॉपिक है, ठीक है। इस वजह से कहता हूँ कि मेंस की आंसर राइटिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो प्रीलिम्स के वहाँ से ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस वजह से कहता हूँ 4 क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, राइट। टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेंगे, सब देखने को नहीं मिलता है तो आप बताओ, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। आते हैं 35 में, तो देखते हैं इनमें से गांधार और मथुरा कला शैली के बारे में। पहली बात यहाँ से ये बोला कि इसमें कौन सा गलत है। गांधार कला शैली में बुद्ध के चित्रण पर ग्रीको रोमन कला का प्रभाव दिखाई देता है, सही बात है। मथुरा कला शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था और बुद्ध के भारतीय विशेषताओं के साथ दर्शाया गया था, ये भी करेक्ट है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा दोनों कला शैलियों में समांतर रूप से विकसित हुई थी। चौथी बात है दोनों के समकालीन अमरावती कला शैली में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था और इसका उद्भव स्थल वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है, गलत है, क्योंकि अमरावती कला स्तूप आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कृष्णा नदी अमरावती गुंटूर जिले में, न कि तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय कला में रागमाला चित्रकला मुख्य रूप से किससे संबंधित है। रागमाला चित्रकला संबंधित है किससे, संगीत रागों का दृश्यात्मक जो निरूपण है उससे संबंधित होगी, ठीक है। 16वीं से 19वीं शताब्दी में भारतीय लघु चित्रकारी की एक अनूठी शैली थी जो संगीत रागों से विशिष्ट सेटिंग और मनोदशा में मानवीय या दिव्य आकृतियों के रूप में दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक राग को उस राग से जुड़ी मनोदशा, ऋतु और दिन के समय दर्शाने वाले दृश्य के रूप में चित्रित किया जाता था। 137 नंबर है, बी करेक्ट होगा। 137 गोमतेश्वर बाहुबली की प्रसिद्ध एकास्म मोनोलिथिक प्रतिमा कहाँ स्थित है। 137 का आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला, इसका आंसर होगा। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रसिद्ध अखंड मूर्ति हासन जिले कर्नाटक जो है उसमें श्रवण बेलगोला में स्थित है और ये 17.7 मीटर ऊंचे अखंड ग्रेनाइट मूर्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी में गंग राजवंश के शासनकाल में बनाई गई थी और यहाँ हर 12 साल में एक महामस्तभिषेक सिर प्राभिषेक समारोह होता है। क्वेश्चन नंबर 138 138 दक्षिण भारत की प्रसिद्ध चोल कांस्य पर जो मूर्तियां हैं उसमें मुख्यतः किस तकनीकी से बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर लॉस्ट वैक्स तकनीकी, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध चोल कांस्य प्रतिमाएं लॉस्ट वैक्स तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई थी और वहीं इस विधि में मूर्ति का एक मोम का मॉडल बनाया गया था और मिट्टी भी ढका जाता था और फिर भी इसे गर्म किया जाता था। मोम पिघलकर बाहर निकल जाती थी और लॉस्ट वैक्स इसलिए और पिघलती धातु क्या डालते थे जिससे क्या अत्यंत जटिल और विवरण बनना संभव होता था। नटराज शिव मूर्ति सबसे प्रतिष्ठित चोल काल की मानी जाती थी। 138 का बी करेक्ट है। सिंपल से याद रख लो कि किस वैक्सीन का मतलब किस यहाँ पर तकनीकी वैक्स का प्रयोग किया जाता वो। 139 नंबर है भारत में निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में विचार करना है। स्थल और इसके राज्य कौन कौन से हैं। पहली बात है 139 में एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं हो जाएगा किसमें, महाराष्ट्र हम्पी आपको जाएगी कर्नाटका, सही है। महाराष्ट्र मुंबई के बंदरगाह के द्वीप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 3 मुखी शिला त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध थी। हम्पी जो है हम्पी आपका हो जाएगा बी कर्नाटका में, ठीक है। महाबलीपुरम हो जाएगा तमिलनाडु। रानी की वाव गुजरात, करेक्ट आंसर ए 39 का। 40 नंबर है मुगल वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में कराया था। 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ताजमहल वास्तव में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल जिसको अर्जुमंद
बानू बेगम भी कहते थे, उनके मकबरे के रूप में बनवाया था, जो लगभग कितना 1648 1648 में पूर्ण हुई थी। सेकेंड बात है, दिल्ली का किला लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था और उनका प्रमुख निवास था। गलत है, क्योंकि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था 1638 से 48 के बीच में, ठीक है। और शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के साथ साथ बनवाया था, ना कि अकबर ने। अकबर ने आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी बनवाया था। ओनली वन करेक्ट है आंसर एक, अच्छा एक नहीं, एक करेक्ट है। पूछे तो गलत कौन सा है, तो दो, केवल दो गलत है। भरतनाट्यम के संबंध में विचार करना कौन सा सही है? इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी परंपरा से हुई है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भरतनाट्यम के बारे में ये तमिलनाडु के मंदिरों में विशेष रूप से तंजावुर क्षेत्र में सदीर नाट्यम देवदासी परंपरा से विकसित हुई थी। भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार वास्तव में भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। सेकेंड बात है, इसका सैद्धांतिक आधार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लिया गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 41 का सी। 42 नंबर है क्वेश्चन 42। आयनी एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर आयनी एयरबेस, जिसे फरखोर एयरबेस या आयनी दुशांबे एयरबेस भी कहा जाता है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास स्थित है। दुशांबे, ठीक है। ये भारतीय क्षेत्र के बाहर भारत का पहला एकमात्र सैन्य अड्डा था और भारत ने इसे उन्नत करने के में निवेश किया हुआ है और मध्य एशिया में रणनीतिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता था। 2025 में भारत ने इसे अड्डे को वापस कर लिया है या वापसी कर ली इसमें। बी करेक्ट होगा ताजिकिस्तान। 43 विक्रम फर्स्ट रॉकेट के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। 143 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ये रॉकेट पूर्णतः क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि विक्रम फर्स्ट जो है ये पूरी तरह से क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है, मतलब उपयोग नहीं करता है, ठीक है। और ये ठोस प्रणोदन जैसे कि कलाम श्रृंखला, उसके इंजन जो ठोस इंजन के ईंधन और कार्बन फाइबर का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करेगा। और क्रायोजेनिक प्रणालियाँ जो होती हैं उसका इसरो और जैसलमेर में उपयोग किया जाता है, ना कि विक्रम जैसी रॉकेटों में। 1 करेक्ट है। 44 आते हैं। हाल के वर्षों में STF मानकों के साथ भारत के बेहतर अनुपालन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से किस कानून को प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है? बताना है। आंसर हो जाएगा 144 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, धन शोधन अधिनियम। 45 भारत का G-SAT-7R उपग्रह मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा, ये है भारतीय नौसेना के लिए संचार सहायता के रूप में, ठीक है। 145 का बी। 146 नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के हिस्से को अतिरिक्त शेष प्रीमियम किससे द्वारा वहन किया जाता है या किसके द्वारा वहन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत किसान को सीमित प्रीमियम का भुगतान करता है और खरीफ के लिए अधिकतम 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%, ठीक है। किसान के हिस्से से परे शेष वास्तविक प्रीमियम केंद्र सरकार के संबंधित राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से अधिकांश राज्यों के 50-50% का अनुपात वहन करेंगी। 46 का सी करेक्ट है। 47 है मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा सही है? दिल्ली की कुव्वत इस्लाम मस्जिद को भारत में इस्लाम विजय के बाद निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है। 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 1193 ईस्वी में दिल्ली कुतुब दीन ऐबक द्वारा 27 हिंदू जैन मंदिरों की सामग्री से निर्मित इस्लामी विजय के बाद भारत में पहली मस्जिद माना जाता है। सेकेंड बात है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अढ़ाई दरवाजा भारतीय वास्तुकला में पहला वास्तविक मेहराब और गुंबद का उदाहरण माना जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 47 का सी। 48 ग्लोबल कार्बन बजट मुख्यतः किसकी निगरानी से संबंधित है? 148 आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विशेषकर CO2 से, ठीक है। 149 क्वेश्चन है, सरंडा को वन जीव अभयारण्य घोषित करने जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वनस्पतियों वनवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? एक तो हो जाएगा यहाँ से आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24(2)(c), ठीक है। ये लोगों के अधिकार की रक्षा करती है जो किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले उसका उपयोग कर रहे थे। सेकेंड बात है वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी करेक्ट होगा।
वन का अधिनियम 2006 जो है ये अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो थे अधिनियम उसको सुरक्षित को लेकर के यहाँ पर इसमें अधिकारों की मान्यता देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A का G, ये बात गलत होगी, ये एक मूल कर्तव्य है और ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करता है, ये नागरिकों का कर्तव्य है, न कि समुदाय के कोई सुरक्षा उपाय का प्रावधान। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 150, इसमें बोला है हेमीफिलोडेक्टाइलस वेंकटांद्री एक नई प्रजाति खोजी गई। किस चीज़ की है ये, क्या प्रजाति होगी? ये है गेको। गेको क्या होता है? देखो आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला गेको एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम वेंकट्राडी तिरुमला वेंकट्राडी पहाड़ियों क्षेत्र में संबंध में बताई गई है। ये नाम रखा गया इसका। और ये वंश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला पतले गेको के समूह को देखा जाता है। इसे नवंबर 2025 में नई प्रजाति खोज के रोककर इसमें रिपोर्ट की गई थी। आंसर 150 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर कौन सा पूरा हो गया? टेस्ट नंबर 9, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। इस टाइप से आपका टेस्ट नंबर 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जल्दी करेंगे टेस्ट नंबर 10 को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे जीएस वर्ल्ड का जो पेपर है, पेपर नंबर 5 वो भी करेंगे। 4 तक हम लोग कर चुके हैं, या 3 या 4 जो भी किए होंगे उसके आगे का हम लोग जीएस वर्ल्ड का कवर करेंगे, ठीक है। फिर यूपी पीसीएस का करेंगे। अभी जो दृष्टि इसका बचा हुआ है वो भी एक पार्ट करना है, ठीक है। और अपना यूकेटी का है वो, ये सब फिनिश होने पर यूकेटी का हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 पेपर कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा पेपर भी उसका करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो तीसरा पेपर जो करेंगे वो एकदम लेटेस्ट जो अपडेटेड मटेरियल है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना यूकेटी का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और इस बार यूपीएससी का भी जो पेपर होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स का 2027 का, वो भी अपडेटेड क्वेश्चन इस बार का जो एथिक्स को थोड़ा बहुत 1-2-4 क्वेश्चन ऐड करके हर क्वेश्चन में बनाएंगे वैसा। जैसे कि यहाँ पर देखा था आपने कि जो डेली टारगेट था यूपीएससी का, वहाँ से करीब 30 से 32 क्वेश्चन के टॉपिक पूछे गए थे। ये मैंने आपको पीडीएफ भी दिया हुआ टेलीग्राम पर, देख सकते हो। इसका छोटा सा मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था, शॉर्ट्स में आप देखोगे तो मिलेगा वो, है ना, शॉर्ट वीडियो में। तो एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछोगे। और एक अपना चैनल है DUKT, अभी यूकेटी हम लोग देख रहे हैं, एक है DUKT दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, उसको आप सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कॉपीराइट अगर किसी वजह से आता है तो हम लोग इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले ऐसा हुआ था। अभी फिलहाल चैनल वापस आ चुका है अपना, और ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ से इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।